स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। हमारे चैनल पे जितने भी नए व्यूवर्स हैं उन व्यूवर्स से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन देखने के बाद हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों आज हम लोग जो मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस 1 सेट नंबर 1 कर चुका है, सेट 2 भी कर चुके हैं, सेट 3 भी कर चुके हैं, सेट 4 भी हो चुका है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। दोस्तों मैं एग्जामिनेशन को लेकर कुछ कहना चाह रही हूँ कि जो भी कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ामिनेशन में बैठेंगे, फॉर्म फिलअप करें हैं और ऐसा अगर सोच रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन डेट जो 17 मार्च को निर्धारित है पूर्व से वो बढ़ जाएगी, तो ऐसा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लग रहा है कि एग्ज़ामिनेशन जो निर्धारित तिथि है उसी टाइम में होने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाला है अप्रैल में। तो इसको देखते हुए आयोग जो निर्धारित तिथि है 17 मार्च, शायद उसी डेट में एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कर ले। इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेपीएससी का फॉर्म फिलअप किया है वे लोग जो भी 10 दिन या 15 दिन हमारे हाथ में बचा हुआ है उसमें पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। और ये नहीं कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसी से आप किसी से भी लगाएं और जितने पढ़े हैं उसका दोहराव, उसका रिवीज़न ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। हम लोग जो अभी प्रैक्टिस सेट करेंगे वो प्रथम पत्र का है। प्रथम पत्र का ये 5वां सेट है, इसे आज हम लोग करेंगे। देखिए सेट में पहला जो टॉपिक है आपका भारत का इतिहास। इससे 15 प्रश्न दिए गए हैं जो सिलेबस के अनुसार हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 15 प्रश्न भारत का इतिहास से। तो प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है दोस्तों वो काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। ये जो रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख, कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत का सबसे पुराना अभिलेख है, उसी में काव्य शैली का प्राचीनतम रूप मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपको जो ऋग्वेद 4 है उनको दिया गया है और उस ऋग्वेद में किसकी खासियत है, किस बात को कहा गया है उसके बारे में मिलान करना है और उसको कूट के अनुसार मिलान करना है। तो पहले हम लोग मिलान कर लेते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद है औषधियों से संबंधित। फिर है ऋग्वेद, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा की गई है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। सामवेद जो है वो संगीत प्रधान है। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका आंसर हो दोस्तों बुद्ध घोष की समंत पाशदिक में। तो ये बुद्ध घोष की जो समंत पाशदिक है उसमें इसका वर्णन मिलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है CU की रचना। किसकी रचना? CU की रचना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? ये जो है कुट के अनुसार इसका आंसर देना है। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, पहला है अमरकोश। ये पुस्तक जो है गुप्त काल में लिखी गई है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अमरकोश है। फिर आपका दिया गया है कामसूत्र, ये भी गुप्त काल में लिखा गया, अमरकोश भी लिखा गया। मेघदूत ये भी लिखा गया। मुद्रा राक्षस ये भी लिखा गया है। अमरकोश जो है अमर सिंह के द्वारा लिखा गया। कामसूत्र जो है वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। मेघदूत जो है आपका वो कालिदास की रचना है
और मुद्रा राक्षस जो है आपका विशाखादत्त की रचना है। तो ये सारे गुप्त काल में लिखे गए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पुट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तथा 4। नेक्स्ट है शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था। तो वो व्यक्ति थे टोडरमल। टोडरमल जो थे वो भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थे। इनका भू राजस्व प्रशासन बहुत ही अच्छा था। शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन है इन्होंने मुगल इलाकों में चौथ कर वसूला था। दूसरा है शिवाजी के काल में अन्नाजी दत्तों ने नए सिरे से राजस्व निर्धारित करने का काम किया था। आंसर आपको देना उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ हम लोगों को देखा ना कि मुगल इलाकों में चौथ वसूला था। जी हाँ, शिवाजी ने ऐसा किया था। और दूसरा है आपका कि अन्नाजी दत्तों ने नए सिरे से राजस्व निर्धारित करने का काम किया, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता है। तो वो थे निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया को ही सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था। उस समय दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन था। किसका शासन था तैमूर के आक्रमण के समय? जब भारत पर आक्रमण किया था दिल्ली पर तो तुगलक वंश का शासन था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलूग खां के नाम से जाना जाता है। तो उलूग खां के नाम से जाना जाता है बलबन को। किसको जाना जाता है? बलबन को उलूग खां के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया। उसका स्थान अब्बास जी तैयब जी ने लिया था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी ने स्थान लिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। आपका दिया गया है लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर जो है दोस्तों वो निम्नलिखित कूट में से उत्तर को चुनकर देना है। देखिए दोस्तों लखनऊ समझौता जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। फिर आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। फिर आपका है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु वो 1920 में हो चुकी थी। फिर स्वराज दल की स्थापना जो हुई थी वो 1923 में हुई थी। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, सही सुमेलित नहीं है। बार बार मैं कहती हूँ कि जहाँ नहीं है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन हमें कभी कभी गलत करवा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राधा कलम मुखर्जी। राधा कलम मुखर्जी का जो दिया गया अवध इन रिवोल्ट 1857 से 1858 ये सुमेलित नहीं है। ये जो अवध इन रिवोल्ट के जो लेखक हैं वो उसके लेखक है रुद्रांशु मुखर्जी, ना कि राधा कलम मुखर्जी। रुद्रांशु मुखर्जी हैं। ये आपका सही है। वी.डी. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखे हैं। आर.सी. मजूमदार दी सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखे हैं। ये सब सही है लेकिन ये आपका गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राधा कलम मुखर्जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचनक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो वो थे R.N. टैगर। इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी R.N. टैगर। R.N. टैगर को हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर भी कहेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो भगवत गीता का अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया भारत का भूगोल, जिससे 10 प्रश्न हैं। देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है निम्न युग्मों पर विचार कीजिए।
यहाँ पे दोस्तों झील दिया गया है और एक सूची में जगह का नाम दिया गया है। यहाँ कनाडा गलती से लिखा गया है। तो पहला आपका दिया गया है विक्टोरिया, विक्टोरिया झील दे दिया है आपका कनाडा में, जो कि गलत है। फिर आपका दिया गया बैकॉल रूसी परिसंघ, ये आपका सही है। फिर है मिशिगन, मिशिगन जो है वो आपका यूएसए में है, ये भी सही है। और लेक डी पूपा ये आपका पेरू में दिया गया, ये गलत है। तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 व 3। नेक्स्ट है नार्वेस्टर किन देशों में चलती है, नार्वेस्टर किन देशों में चलती है उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। नार्वेस्टर जो है दोस्तों ये एक तरह की पवन है और ये भारत एवं न्यूजीलैंड में चलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। ये पूछ रहा है धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर कौन कौन जो है आपका स्तर वो पूछा जा रहा है। जितने भी मंडल है 4 मंडल, उसका क्रम पूछा जा रहा है। तो सही क्रम को मिलान करके आंसर आपको देना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है। तो यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी से जो फसल संबंधित होती है दोस्तों वो है बागानी फसलें। कौन सी फसलें, बागानी फसलें। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि बागानी फसलें किसे कहते हैं। बागानी फसलों के बारे में भी हम लोगों को एक बार याद रखना है। जैसे चाय हो गया, कहवा हो गया, रबर हो गया, सिनकोना हो गया, काजू हो गया आदि, ये सब बागानी फसलें होती हैं। इसका आंसर है आप ऑप्शन नंबर सी, बागानी फसलें। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो तेलंगाना में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दामोदर नदी घाटी जो है दोस्तों वो कोयला के भंडार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी, दामोदर नदी घाटी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर यहाँ पर नहीं है पे स्ट्रेस डाला गया है कि कौन सा नहीं है। यहाँ दिया गया है भील, ये भील होता है दोस्तों, यहाँ झील लिखा हुआ है, गलत है। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं उसके बारे में पूछा गया है। तो जो संथाल है छत्तीसगढ़ दिखा रहा है, ये हमारा सुमेलित नहीं है। संथाल कहाँ पे रहते हैं तो झारखंड में है, झारखंड। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टॉर के निर्माण का कारण क्या है। तो टॉर का निर्माण का कारण होता है फैलाव व संकुचन के तत्पश्चात अपशल्कन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या है। जनसंख्या के आधार पर पूछ रहा है, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, पहले दिया गया है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसका है 16.51%। उसके बाद आ जाता है आपका महाराष्ट्र, उसके बाद है फिर आपका बिहार की जनसंख्या है, फिर आपका उसके बाद है फिर आपका बंगाल, और लास्ट में है आपका आंध्र प्रदेश। इसके अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 2, 5, 4। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं। तीसरा चल रहा है आपका भारतीय संविधान, लोक प्रशासन एवं सुशासन। इससे 10 प्रश्न होंगे, या 10 प्रश्न आपके मेंशन किए हुए हैं आपके प्रैक्टिस सेट में। देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कुछ से सही उत्तर का चिन्हित कीजिए। सूची 1 है जिसमें संवैधानिक प्रावधान है और सूची 2 में स्रोत है। तो यहाँ पे मिलाना है कि मौलिक अधिकार राज्य की नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं।
देखिए दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। फिर है आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व, वो आपके आयरिश संविधान से लिया गया है। और मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा का संविधान से लिया गया है। तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। फिर यहाँ पे दिया गया है क्या सही नहीं है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। देखिए, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को मिलती है वह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये सही है। राज्यपाल की किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, ये भी सही नहीं है। सही है जी, ये सही है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। फिर है आपका सी नंबर में, अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र ना हो। जब विधानमंडल का सत्र ना चलता हो उस समय क्या करता है राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति जो होते हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो जब विधानमंडल या फिर लोकसभा का सत्र चलता हो तो उस समय ये अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपका सही है। फिर है आपका, अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल होती है, इसलिए ये गलत दिया गया है। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बिना सलाह के वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है। कौन पहले आया है कौन बाद में आया है इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसको कुट के अनुसार आपको जवाब देना है। यहाँ पे आपका काल है, कौन कौन पहले आए हैं कैसे। पहले है आपका जवाहरलाल नेहरू जी, उनके बाद है इंदिरा गांधी, फिर है मोरारजी देसाई, उसके बाद है चौधरी चरण सिंह। तो इसका काल हो जाएगा दोस्तों सही अनुसार ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट है, किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। नेक्स्ट है, पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण निहित होता है। वो निहित होता है राज्य के निर्वाचन आयोग में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पंचायत के कराए जाने वाले सभी निर्वाचन संचालन का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण निहित होता है राज्य के निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोत कौन से हैं। तो यहाँ पे राजस्व के स्रोत जो दिए गए हैं दोस्तों शहरी स्थानीय निकायों के, वो कर है, जी हाँ है, किराया भी है, शुल्क भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेतृत्व के राजनीतिक प्रतिक्रियाशील के गुण पर किसने बल दिया है। तो वो बल दिए हैं एप्पलबी ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्पलबी। नेक्स्ट है, किस तरह हर घर में निकासी होनी चाहिए वैसे ही जिस तरह हर घर में निकासी होनी चाहिए वैसे ही हर संगठित में इसके लिए श्रृंखला होनी चाहिए। कथन किसका है। तो यह कथन अर्विक का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्विक। नेक्स्ट है, आंतरिक वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति पहली बार किस मंत्रालय में की गई थी। तो पहली बार जो नियुक्ति की गई थी वो सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई एवं विद्युत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। फिर से सही नहीं पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आयोग का स्वरूप संवैधानिक है, सरकारी कंपनी कार्यकारी संकल्प है, सही है। कमोडिटी बोर्ड संवैधानिक है, ये सही है। नियंत्रण बोर्ड संवैधानिक है, नहीं, ये आपका सही नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण बोर्ड संवैधानिक वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आर्थिक एवं धारणीय विकास। इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न आपका दिया गया है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए।
तो भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा रहा है? तो यहाँ दिया गया है आपका एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी कही जा रही है? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कीमत की तुलना में लाभ कम है। नेक्स्ट है उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी जिस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? कौन सी संस्था है? तो नोडल संस्था है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का जो अध्यक्ष का चयन करता है वो बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा था। आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर है, संपदा शुल्क भी प्रत्यक्ष कर है, लेकिन बिक्री कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिक्री कर। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है शिक्षा का अधिकार, दूसरा समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, तीसरा है भोजन का अधिकार। यहाँ पे दिया गया है मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों में आता है? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार तो आता ही है, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार भी आता है, भोजन का भी अधिकार आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो सम्मिलित यहाँ स्वास्थ्य तो होता ही है, सम्मिलित शिक्षा भी होता है, जीवन स्तर भी होता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका कथन दिया गया ए, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकती है। कारण दिया गया अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों ही सही है, ए तथा दोनों सही एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि मुद्रा का अवमूल्यन जब होता है तो निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं, और अवमूल्यन से क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? तो कौन सी समिति रही है? तो विजय केलकर समिति है आपका, फिर है सुरेश तेंदुलकर समिति दिया गया है, फिर लकड़वाला समिति दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी। ये आपका समिति निर्धनता से संबंधित है, और फिर आपका लकड़वाला समिति जो है वो निर्धनता से संबंधित। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है आपका सामान्य विज्ञान, कृषि तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जिससे 15 प्रश्न सिलेबस के अनुसार पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुक जाता है? किधर झुकता है? तो बाईं ओर झुकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिकेंद्रीय बल के कारण। केंद्र की ओर जो बल लगता है उसी के कारण क्या होता है? वो बाईं ओर मुड़ जाता है। नेक्स्ट है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तन हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। किसमें परिवर्तित होती है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, दूसरा है पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, तीसरा है बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। यहाँ जो कथन दिया गया है पहला वो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट है सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? तो सोडियम को
रखकर मिट्टी के तेल में संचित किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मौजूदा निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका जो होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट है, कोई बी के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए बी या बी। ए बी या बी समूह वाले व्यक्ति को बी जो ग्रुप के व्यक्ति हैं वो इसको दान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 में दी गई फसलों का सही मिलान सूची 2 के साथ कीजिए। सूची 1 में फसल है और सूची 2 में इसका रोग है, उसके अनुसार मिलान करना है, कुट के अनुसार जवाब देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो धान है, धान का जो रोग होता है प्रध्वंस होता है, फिर गेहूं का कीट होता है, सरसों का आपका मृदु रोमिल आश्रित होता है और गन्ना का होता है लाल विगलन। कूट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति जो है वो संबंधित है झींगा मछली से। गुलाबी क्रांति जो है दोस्तों वो संबंधित है झींगा मछली से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झींगा मछली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करने बोल रहा है, फिर उस कथन में से कौन सा सही है उसके बारे में आपको कुट के अनुसार जवाब देना है। यहाँ पे दिया गया है कथन में, भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था नाबार्ड है, सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है, ये सही है। फिर आपका दिया मक्का में जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है, उसको देखना है। तो एपी कल्चर शहद की मक्खी है, मोरी कल्चर सिल्क है, फिर पीसी कल्चर जो है लाह का कीड़ा है, ये आपका सही नहीं है। हॉर्टिकल्चर जो है वो फूल से संबंधित है, ये भी सही है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी कल्चर, जो लाह का कीड़ा से संबंधित नहीं। पीसी कल्चर जो है दोस्तों वो मछली पालन से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, टिट्टी केल किसका संकरण क्रॉस है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं गुना राई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुपम। नेक्स्ट है, इसरो के प्रक्षेपण वाहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे विचार करने बोल रहा है कथन पे। पहला है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV भारत द्वारा विकसित सबसे बड़ा प्रक्षेपण वाहन है जो वर्तमान में परिचालन में है, ये आपका सही नहीं है। फिर है आपका GSLV तरल चरणों वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण वाहन है, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे से कौन सा कथन सही उसके बारे में पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पे विचार करने के लिए कह रहा है, उसके बाद उसका आंसर देना। यहाँ पर कथन दिया गया है कि 18 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया था, ये सही है। फिर है, वर्ष 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे, ये भी सही है। तीसरा आपका दिया गया, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1975 में गठन किया गया, ये गलत है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका केवल 1 एवं 2, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 एवं 2। नेक्स्ट है आपका टॉपिक झारखंड विशेषांक, ये झारखंड से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 76.84%। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है? 76.84%। नेक्स्ट है, ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया था? तो ठाकुर विश्वनाथ सिंह को 16 अप्रैल 1858 को फांसी पर चढ़ाया गया था। किसको? तो ठाकुर विश्वनाथ सिंह को। नेक्स्ट है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना
है। तो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42%। ये भूलने वाला प्रश्न नहीं दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो झारखंड का क्षेत्रफल है जो भारत का क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है। तो झारखंड की जो भागीदारी है दोस्तों, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी दोस्तों 40% है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40%। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था दोस्तों 1915 में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु जो योजना है दोस्तों वो 2001 में शुरू गई थी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन है। न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला जो है अनुसूचित जाति का वो पाकुड़ है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है। तो 332 जो है वो स्थानों का आरक्षण अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 332, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, छऊ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरायकेला, ऑप्शन नंबर बी। छऊ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ, तो सरायकेला में हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरायकेला। नेक्स्ट है, झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है। ठेकुआ जो है दोस्तों वो मिठाई के रूप में जाना जाता है झारखंड में। ठेकुआ आप लोग भी खाए होंगे, बहुत लोग खाए होंगे ठेकुआ को। ये चावल, मैदा, गुड़ इत्यादि से मिलकर बनता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बहुविध प्रकृति के प्रश्न। इससे भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष या 70 वर्ष तक ना हो जाए। कहने का जो मानी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होगा 5 साल तक वो रहेगा, और या तो फिर अगर 70 साल उससे पहले पूरा हो जाता है तो फिर वो उसका समय समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। फिर यहाँ दिया गया नहीं है, कौन सा नहीं है, यानी कि एक ऐसा कार्य होगा जो उसका नहीं है। यहाँ दिया गया है ए में, कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, ये है। फिर है, कैदियों के मानवाधिकार की रक्षा करना, ये भी है। फिर है, किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा सूची में है राज्य है, इसको मिलान करना है राज्य के अनुसार। बांधवगढ़ जो है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश का। फिर आपका है बांदीपुर कर्नाटक का है। रोहला जो है, रोहला आपका है हिमाचल प्रदेश, और गिर जो है वो गुजरात का। इसलिए इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अक्षांश तो है, फिर समुद्र से दूरी भी जो है वो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक में आते हैं। देशांतर नहीं है। अब यहाँ दिया गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर प्रतिशत नगरीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम है। तो निम्नतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है ऑप्शन नंबर ए 3894, 3894। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कप ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? लॉन टेनिस से संबंध है डेविस कप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 9, 7, 6, 5। नेक्स्ट है कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय। नेक्स्ट है नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कहाँ आरंभ किया गया? नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम दोस्तों महाराष्ट्र में आरंभ किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? तो नोडल एजेंसी है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी का नीति आयोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। नेक्स्ट है किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो है अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर तो किस अर्थशास्त्री को 1998 में गरीबी और अकाल में किए गए अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। नेक्स्ट है गैट का तात्पर्य क्या है? तो गैट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन है और मुख्यालय है, उसके अनुसार कौन सा सुमेलित है उसका जवाब आपको देना है। एशियाई विकास बैंक ये सुमेलित नहीं है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर ये सही है, इसका इसलिए ये तो सही है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ बैंकॉक ये सही नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, जिससे 15 प्रश्न है। प्रश्न है पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विवेक रंजन अग्निहोत्री। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में जो है G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नेक्स्ट है हुरून इंडिया और 360 वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है 11वें सुल्तान जोहोर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना है। यहाँ दिया गया है 11वां सुल्तान जोहोर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया, ये सही है। फिर है 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता, ये सही है। फिर है सी में आपका भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट है 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया है दोस्तों? तो नई दिल्ली में किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना की मंजूरी दे दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? माई भारत का पूर्ण रूप है दोस्तों मेरा युवा भारत। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गोवा में श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन
2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करने के बाद जवाब देना है। कथन आपका पहला दिया गया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। ये आपका सही है। भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा। ये भी सही है। इसलिए आपका इसके अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO 4GOOD लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। ये सही है। ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। सही है। इनमें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। ये सही नहीं है। फिर है आपका भारत, इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। सही है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ये सही है। तो इसके अनुसार आपका सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा वहीदा रहमान जी को किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वहीदा रहमान। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंदलापुर गांव की वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे चुना गया है दोस्तों? तो तेलंगाना को। ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड्स 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो ऑफिशियल एंट्री दी गई है दोस्तों 2018 एवरीवन इज ए हीरो। किसे दिया गया है? तो 2018 एवरीवन इज ए हीरो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नासा के OSIRIS-REX मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेन्नू। ये आज का हमारा सेशन का आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। अभी तक हम लोगों ने 5वां प्रैक्टिस सेट पेपर 1 का करा चुके हैं और पेपर 2 का सर करा चुके हैं। 6 सीरीज तक करा चुके हैं, 6 सेट तक। इसके आगे हम लोग कराते रहेंगे। एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक है। आप लोग भी ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। हमारे तरफ से सभी लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। खूब मन लगा कर पढ़ें और एग्ज़ाम में सक्सेस हो। हमें भी खुशी होगी कि आप लोग एग्ज़ाम में सक्सेस हुए। और किन्हीं लोगों को हमारे सेशन में कुछ डाउट लगे क्वेश्चन आंसर में, तो आप लोग से कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। उसे देखा जाएगा कहाँ पे गलत है और सुधार किया जाएगा। और कुछ भी अगर आप लोग का सजेशन हो किसी और प्रैक्टिस सेट को लेकर, किसी और सेशन प्रकाशन को लेकर, तो आप उसे सजेशन कर सकते हैं। लेकिन समय थोड़ा कम है, इसलिए समय को देखते हुए हम लोग उसको शुरू करेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।